हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं वीएस ईपीआर की थ्योरी को, जो हम लोगों ने लास्ट टर्न पे स्टार्ट की थी। जहाँ पर हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि भाई हाइब्रिडाइजेशन से इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री समझाई जा सकती है, बट एक्चुअली में हमें जो एक्चुअल शेप आने वाला है, क्या आने वाला है, एक्चुअल शेप आने वाला है, जो उसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री आने वाली है, वो कैसे पता चलती है। वो पता चलती है आप उन इलेक्ट्रॉन्स को हटा दो, किसको, लोन पेयर्स को हटा दो, उसके बाद जो शेप बनेगा उसको अपन कहते हैं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। ठीक, उसमें अपन डिस्कस कर चुके थे sp3d हाइब्रिडाइजेशन तक, और देख चुके थे अलग अलग कॉम्बिनेशंस कि जब सारे ही सिग्मा होंगे तब क्या सीन होगा, जब सिग्मा और लोन पेयर कॉम्बिनेशन में होंगे तब क्या सीन होगा। तो अलग अलग शेप देखी थी, उसी पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पे। तो देखो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होती है आपके पास कितनी, एक, तीन, कितना हुआ, चार, और दो, छह। यहां पर होती है छह हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। छह हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है, चलो केसेस देखते हैं। तो फर्स्ट केस आ जाता है हमारे पास, अच्छा यहां पर अपन स्पेसिफिकली लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, जो कि होती है क्या, स्क्वायर स्क्वायर बाई स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल, और इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, जो कि होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, जो कि इसकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होती है। ऑक्टाहेड्रल भी होती है और स्क्वायर बाय पिरामिडल। ऑक्टा का मतलब 8, हेड्रल मतलब फेसेस, तो जब आप बनाओगे तो उधर 8 फेसेस दिखेंगे। ओके, तो चलो पहला कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। तो जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन आता है इधर, दैट इज योर, पहला कॉम्बिनेशन है हमारा 6 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर। जब 6 सिग्मा होंगे और 0 लोन पेयर होंगे, तो इसका एग्जांपल है हमारे पास SF6। कौन सा एग्जांपल है, SF6। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन भी कितने, 6, 6 के 6 सिग्मा बनाने में चले गए, तो आ गई हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, है ना। तो कैसा दिखता है, ये लो, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, और इसको स्क्वायर बना दो, और फ्लोरीन। तो ये हो गया आपके पास SF6, जहां पर सारे बॉन्ड एंगल कितने होते हैं, ईच एंड एवरी बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपको दो टाइप्स के बॉन्ड एंगल नहीं देखने को मिलते हैं, यहाँ सिर्फ आपको देखने को मिलते हैं एक टाइप के बॉन्ड एंगल, दैट्स योर 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री का ही बॉन्ड एंगल होता है, ऑल बॉन्ड एंगल्स आर 90 डिग्री। तो अगला केस देखते हैं। तो अगला केस है हमारे पास क्या, 5 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। ठीक, 5 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। तो देखो यहां पर भी सारे बॉन्ड एंगल क्या है, बराबर है, यहां पर भी सारे बॉन्ड एंगल क्या है, बराबर है। तो आप लोन पेयर को कहीं पे भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके लिए अगर शेप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, है ना। शेप लिखना है तो लिख दो अगेन, दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल होती है। 5 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, इसका एग्जांपल है हमारे पास, एक सेकेंड, 5 सिग्मा इधर हो जाएगा आपका IF5। इधर एग्जांपल है हमारे पास IF5। ठीक, आयोडीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 चले गए सिग्मा बनाने में, बचा 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 लोन पेयर। तो 1 लोन पेयर प्लस 5 सिग्मा, IF7। हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d2। तो आयोडीन कैसा दिखेगा, यहाँ पर आयोडीन फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन, यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक, कहीं पे भी लोन पेयर रख सकते हो, ऊपर रखना ऊपर रख सकते हो, नीचे रखना नीचे रख सकते हो, यहाँ पर भी रख सकते थे, 1 2 3 4 5 6, किसी भी एक पोजीशन पर आप लोन पेयर रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं यहाँ रख देता हूँ F और यहाँ लगा देता हूँ, उल्टा कर देते हैं नीचे।
ऐसे उल्टा कर देते हैं, यहाँ लगा देते हैं फ्लोरीन और यहाँ लगा देते हैं लोन पेयर। लोन पेयर को ज्योमेट्री में काउंट करना नहीं है, तो बेसिकली अब आप देखो इसको यहाँ से आप इस तरीके से कनेक्ट करोगे तो जो बाई पिरामिडल था अब वो क्या रह जाएगा, वो क्या रह जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। क्या रह जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। यहाँ पर लोन पेयर आने की वजह से जो बॉन्ड एंगल है, यहाँ पर लोन पेयर आने की वजह से जो भी बॉन्ड एंगल है वो भी क्या हो जाएंगे, 90 से कम हो जाएंगे, लेस देन 90। यहाँ पर बॉन्ड एंगल भी 90 से कम हो जाएंगे क्योंकि बॉन्ड पे लोन पेयर रिपल्शन मारेगा। क्या करेगा, रिपल्शन मारेगा, जिसकी वजह से ये जो शेप है बेसिकली आप लोग इसको इस तरीके से सोच रहे हो, बट ये थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ है, तो बॉन्ड एंगल जो है 90 से कम हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा केस। ठीक है, तीसरा केस ले लेते हैं। तो तीसरा केस आ जाएगा हमारे पास, अच्छा कल मैंने एक बात कही थी, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में 90 डिग्री का एंगल कम से कम होना चाहिए। सॉरी वो गलत था, एक्चुअली लोन पेयर और लोन पेयर में 90 डिग्री का एंगल सबसे कम होना चाहिए। मतलब लोन पेयर और लोन पेयर 90 डिग्री पर अगर आए तो वो स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर लोन पेयर और लोन पेयर 90 डिग्री पर आए तो स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं हो पाता। थर्ड आ जाता है हमारे पास अगला केस, 4 सिग्मा प्लस 1 लोन, सॉरी 4 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर। ठीक, और इसका एग्जांपल है हमारे पास XeF4। इसका है XeF4। जिनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, 4 चले गए बचे 4 चले गए, सिग्मा बनाने में बचे कितने, 4, तो 4 प्लस 2, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर, तो 4 प्लस 2 यानी कि 6, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3d2। ओके, तो बना लेते हैं शेप। अब 2 लोन पेयर लगाने, मैक्सिमम रिपल्शन, सॉरी मिनिमम रिपल्शन, क्या करना है, मिनिमम रिपल्शन। तो मिनिमम रिपल्शन के लिए उनको लगा दो 180 पर। कितने पर लगा दो, 180 पर, यानी कि एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक, ये थोड़ा सा शेप सही कर लेते हैं। यहाँ पर है फ्लोरीन, ये बन जाएगा क्या, लोन पेयर को तो काउंट करते नहीं है एक्चुअल शेप के लिए, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में लोन पेयर का कोई मतलब नहीं है, तो ये आ जाती है आपके पास ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर। एक स्क्वायर बना हुआ है जो कि एक प्लेन के अंदर लाई कर रहा है। आपकी इच्छा उसको बोर्ड के प्लेन में मान लो या जैसे मान लो, बट ये एक एक्चुअली में स्क्वायर बन रहा है जो कि एक प्लेन के अंदर लाई कर रहा है। ठीक, अगला यहाँ पर केस जो है वो पॉसिबल नहीं होता है, दैट इज योर 3 सिग्मा प्लस 3 लोन पेयर। तो यहाँ पर ये वाला केस पॉसिबल नहीं होता है, क्यों, क्योंकि जब आप लोन पेयर जमाओगे तो कहीं ना कहीं 2 लोन पेयर के बीच में एंगल आ जाएगा 90 डिग्री का, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री के केस में रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए पॉसिबल नहीं होता। ऐसे मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं कर पाते। ओके, ऐसे मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं कर पाते। तो ये हो गया हमारे पास sp3d2, इससे नीचे भी आप नहीं जा पाओगे। अब हमारे पास बचता है अगला केस, 5वां आता है हमारे पास, 6ठा आता है लास्ट हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। ठीक, तो इसका जो फर्स्ट केस है यहाँ पर, तो इसका फर्स्ट केस है दैट्स योर 7 सिग्मा। अच्छा, इधर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स कितनी होती है, 7, कितनी होती है, 7। तो जो पहला केस है वो है 7 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर। क्या है, 7 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर। कैसा दिखता है वो अपने को पता ही है, एग्जांपल इसका IF7। क्या, IF7, आयोडीन लगाओ और क्लोरीन 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 क्लोरीन, ओ ये तो थोड़ा गड़बड़, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। ओके, जिस तरीके का दिखता है बना रखा है हमने ऑलरेडी, पहले कनेक्ट कर देंगे। तो ये तो अभी तक 5 हुए, बाकी के भी बनाना। तो एक ऊपर और एक ही नीचे।
सही। अब यहाँ पर भी दो अलग अलग तरीके के बॉन्ड एंगल देखने को मिल जाते हैं हमारे को, यहाँ से कनेक्टेड है। यहाँ पर भी हमें दो अलग अलग बॉन्ड एंगल देखने को मिलते हैं। जो ये वाला बॉन्ड एंगल होता है ये होता है 72 डिग्री, और अगर थोड़ी बहुत मैथ्स आती है तो पता चल जाएगा, ठीक है। 72 डिग्री होता है 360/5, तो ये होता है 72 डिग्री। और ये वाला जो बॉन्ड एंगल है, क्योंकि ये ऊपर है प्लेन के, बेसिकली अगर ये जो साइक्लोपेंटागन है, ये साइक्लोपेंटागन जो है, सॉरी साइक्लोपेंटागन नहीं, पेंटागन जो है, ये पेंटागन अगर कुछ इस तरीके से लाई कर रहा है इस प्लेन में, तो एक फ्लोरीन ऊपर है और एक फ्लोरीन नीचे है, तो ऑब्वियसली वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री होगा। चलो इसमें एक और ही केस है, इसके अलावा ज़्यादा केस नहीं बनते, चलो उसको भी देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लो आप लोग जब तक, इसको बोर्ड को कॉपी कर लो। तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं इसी के अगले केस पे, फिर देखेंगे कुछ और नया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला केस देखते हैं। अगला केस आ जाता है सेकंड केस, दैट इज योर 6 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर, और ये थोड़ी सी ज्योमेट्री अलग है। लोगों को लगता है लोन पेयर यहाँ फिट हो जाएगा, लोन पेयर यहाँ पर फिट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इस तरीके से नहीं होता है। 6 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर, इसका एग्जाम्पल है XgF6, ठीक। और इसके अलावा एक और है IF6 माइनस कुछ होगा, एक है XgF6 और एक है हमारे पास IF6 माइनस, क्या है, IF6 माइनस। परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। चलो तो यहाँ पर होता क्या है, इधर अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो XgF6 और IF6 जो ज्योमेट्री देखने को मिलती है, क्या ज्योमेट्री देखने को मिलती है, उसको अपन बोल देते हैं कैब ऑक्टाहेड्रल, और या फिर इसको बोल देता डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। जो आपको मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री देखने को मिलेगी वो होती है कैप्ड ऑक्टाहेड्रल या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। यहाँ एक पॉइंट होता है जो लिखने वाली बात है, दैट इज लोन पेयर इज प्रेजेंट इन स्टीरियो केमिकली ऑप्टिकल, सॉरी स्टीरियो केमिकली एक्टिव होगा, है ना, स्टीरियो केमिकली एक्टिव ऑर्बिटल, स्टीरियो केमिकली एक्टिव ऑर्बिटल। तो जो लोन पेयर होता है वो कुछ इस तरीके का शेप हमें देखने को मिलता है। तो ज़िनॉन पहले बना देते हैं फोटो, तो पहले बनाना है ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि लिखा हुआ है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, तो समवॉट ऑक्टाहेड्रल से रिलेटेड ही होता है। ये लो, इसको थोड़ा बड़ा कर दो, ठीक, ये बन गया। फिर उसके बाद अब करना है लोन पेयर को फिट। क्या करना है, लोन पेयर को फिट करना है। लोन पेयर कुछ इस तरीके से घूमता रहता है। लोन पेयर क्या करता है, घूमता रहता है। आप एक ऑक्टाहेड्रल बनाओ, उस ऑक्टाहेड्रल में लोन पेयर को आप कहीं पे भी फिट कर दो, मतलब एक बीच के गैप में। कहाँ फिट कर दो, बीच के गैप पे, और ये पूरे के पूरे ऑक्टाहेड्रल में घूमता रहता है। क्या होता है, घूमता रहता है। तो इसलिए एक्चुअली अगर मैं इसका यहाँ पर एक फेस बनाता हूँ,
अगर मैं इस फेस की बात करता हूँ तो ऐसा लगता है इस फेस से एक टोपी सी बनी हुई है, ठीक है। बेसिकली एक टोपी जैसे होती है ना, फेस पे एक गुम्बद बना हुआ है, गुम्बद बोलते हैं ना, ऊंचाई आ रखी है, तो उस तरीके का बना हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल क्यों है, क्योंकि ये इस ऑक्टाहेड्रल को घूम घूम के क्या कर देगा, इसके 90 डिग्री की बैंड बजा देगा, जो इसके 90 डिग्री के एंगल्स थे उनकी बैंड बजा देगा, यानी कि इस ऑक्टाहेड्रल को क्या कर देगा, बर्बाद। डिस्टॉर्ट मतलब क्या होता है, फोटो बिगाड़ देगा इस ऑक्टाहेड्रल की, क्या करेगा, फोटो बिगाड़ देगा, तो इसलिए बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इसी के बाद अगर एक और केस की बात करता हूं तो हमारे पास एक और केस आता है इसी से रिलेटेड। एग्जाम्पल है उसके ICl6 माइनस, ओके, एक एग्जाम्पल है हमारे पास ICl6 माइनस, उसके अलावा है ECl6, TeCl6 2 माइनस, और एक है हमारे पास SbCl6 3 माइनस। तो हैलोजन और ऑक्सीजन फैमिली, और दिस इज योर नाइट्रोजन फैमिली, तीनों के हैं। इनके लिए बोला जाता है लोन पेयर, या फिर इनके लिए बोल सकते हैं इनकी जो शेप होती है, अगर आप इनकी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, बेसिकली अगर आप यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp3d3 आएगी। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आएगी, sp3d3 आएगी। बट जो केस इनके साथ है कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, या फिर यहां देखा गया, इनके साथ नहीं देखा गया, यहां देखा गया परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। यहां पर हम लोग देखते हैं कि एक परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल बनता है। लॉजिक कुछ नहीं है, लॉजिक ये इधर एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है जिसको हम लोग डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो डाइपोल मूवमेंट है वो ऑब्जर्व्ड जो होता है वो लमसम 0 होता है, ठीक है, अभी पर देख लेंगे। तो यहाँ पर इसलिए अपन बोल देते हैं कि परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल देखने को मिलता है। तो यहाँ से कंक्लूजन निकाला गया, कंक्लूजन क्या निकाला गया कि लोन पेयर present in stereo chemically inactive ऑर्बिटल। जो आपका लोन पेयर है वो कहां पर प्रेजेंट है, स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव ऑर्बिटल में। यहां पर एक्टिव ऑर्बिटल में था और यहां पर इनएक्टिव ऑर्बिटल में है, ओके, डोलता रहता है। इस वाले का लोन पेयर जो है सिंपल सी बात है, स्टीरियो केमिकली एक्टिव का मतलब है जो ये लोन पेयर है ये पूरे में मंडराता रहेगा, जबकि यहां पर जो लोन पेयर होगा वो एक जगह चुप रहेगा और हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में तो पार्टिसिपेट करेगा, हाइब्रिडाइजेशन में तो पार्टिसिपेट करेगा, बट वो इनएक्टिव स्टेट में रहेगा। क्या इनएक्टिव स्टेट में रहेगा, मतलब उसको किसी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थ्योरेटिक, ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल चल जाता है, और इसका रीजन देते हैं कि जो यहाँ पर म्यू ऑब्जर्व था, ठीक है, म्यू का मतलब डाइपोल मोमेंट होता है, आगे पढ़ेंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0। और परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल के लिए जो म्यू होता है वो वैसे भी क्या होता है, 0, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड लिखता हूँ तो भी वो 0 आता है। तो जो ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट था वो यहाँ पर 0 देखने को मिला इन तीनों केसेस में, जबकि अगर इसके डाइपोल मोमेंट की बात करूंगा तो यहाँ पर म्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू 0, जबकि यहाँ देखने को मिला ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट यानी कि एक्सपेरिमेंटल जो मिला वो 0 था, और एक्सपेक्टेड भी क्या मिला, 0। एक्सपेक्टेड तो 0 था ही सर। तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि ऑक्टाहेड्रल के केस में डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है, ठीक, वो अपन कैलकुलेट करते हैं तो 0 आ जाता है। ऑक्टाहेड्रल के केस में 0 होता है, और जो ऑब्जर्व्ड मिला वो भी क्या मिला, 0। तो उन्होंने बोल दिया कि भैया इसके केस में लोन पेयर क्या है, इनएक्टिव स्टेट में, लोन पेयर क्या है, इनएक्टिव स्टेट में, जबकि यहाँ डाइपोल मोमेंट 0 नहीं मिला तो हमने बोल दिया एक्टिव। एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर आपकी थ्योरी खत्म होती है, और कुछ आपके लिए क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या है,
predict the geometry of following molecules. Predict the geometry of following molecules. हमें मॉलिक्यूल्स की क्या बतानी है? ज्योमेट्री बतानी है। क्या बतानी है? ज्योमेट्री बतानी है। ज्योमेट्री यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री भी बतानी है और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी बतानी है। तो एग्जांपल से आपके पास IF5 है हमारे पास, और इसके अलावा है, लिखते जाओ और निकाल लेना। XgO F4, XgO2 F2, फिर आ जाता है हमारे पास XgO3, इसके बाद है ICl4 माइनस, फिर आ जाता है हमारे पास ClF4 माइनस, ClO3 माइनस, एक आधा मैं करा भी चुका हूँ इनमें से, ClO2 माइनस, उसके बाद है SnCl6 माइनस, I3 माइनस, ये मजेदार है, I3 माइनस TeCl4 और TeCl4 हो गया IF4 प्लस, और हो जाता है NH2 प्लस और NH4। ठीक, यहाँ पर आपको इन सब की क्या निकालनी है? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन। तो ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। आपको यहाँ पर निकालनी है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और साथ ही साथ में हाइब्रिडाइजेशन। तो तीनों चीजें आपको बतानी है, तो ट्राई करना। यहाँ पर प्लस नहीं है, यहाँ माइनस। ठीक है, NH2 माइनस और NH4 प्लस। बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हो, बहुत सारे क्वेश्चन अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, तो सब बढ़िया से बनाना, जो थ्योरी पढ़ाई उसके हिसाब से काम करना, कॉपी कर लो इसको। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। चलो, अब हम लोग बात करते हैं बेंड्स रूल की, और बेंड्स रूल के बाद हम लोग देखेंगे एक और कंसेप्ट, दैट इज योर इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। चलो, अब आता है हमारे पास अगला टॉपिक जो है, दैट इज योर बेंड्स। अच्छा, बेंड्स रूल से पहले हम लोग कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं। बेंड्स रूल से पहले हम लोग कुछ और डिस्कशन करते हैं। एक अपन करते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के बारे में, sp, sp2 और sp3। तो देखो, अगर बात की जाए इनकी फोटो की, तो अपने को डिस्कस करनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके बारे में डिस्कस करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। तो ये होता है हमारा प्योर s ऑर्बिटल, स्फेरिकल। ये होता है हमारा प्योर s ऑर्बिटल, है ना। और अलग अलग कलर यूज करेंगे। ये होता है हमारा प्योर p ऑर्बिटल, ये होता है हमारा प्योर p ऑर्बिटल, इस तरीके से। ठीक, ये हमारा प्योर p हो गया और ये हमारा प्योर s ऑर्बिटल हो गया। अब देखो, जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं,
कौन कौन से हमारे पास है? sp, sp2 और sp3, sp, sp2 और sp3। तो देखो 100% है, ये भी 100% है और ये भी 100% है ना। मतलब एक s और एक p, यहाँ एक s और दो p, यहाँ एक s और तीन p। तो यहां से अपन कैलकुलेट करते हैं इनका, यहाँ पर अपन निकालते हैं परसेंटेज s कैरेक्टर। क्या निकालते हैं कि s कैरेक्टर यानी कि s ऑर्बिटल का हिस्सा कितना है। ठीक है, s ऑर्बिटल का हिस्सा क्या है, कितना है। तो याद देखो एक s और एक p मिलके कितना बनाने, 100%। भाई मान लो x का कंट्रीब्यूशन, s का भी x है और p का भी क्या है, x है। दोनों कितना दे रहे हैं, 100% दे रहे हैं, क्योंकि एक ही तो है अपने पास, एक s है और एक p है। बड़ी सिंपल सी मैथ्स है, इसमें इतना क्या सोचना। यहाँ पर अपने पास एक s एक p, तो कितना परसेंट s रहा होगा और कितना परसेंट p रहा होगा, ताकि 100% टोटल हो। आंसर क्या है, सिंपल 50% है ना, 50%। बात समझ में आ गई भाई। s और p, एक s ऑर्बिटल आ रहा है, एक p ऑर्बिटल आ रहा है, दोनों मिलके दो sp ऑर्बिटल बना रहे हैं। तो कितना हिस्सा रहा होगा s और p का, 50-50%। यहां पर बताओ कितना रहा होगा, आइडिया लग गया होगा। डिवाइड बाय 3 मार दो तो दैट विल बी 33.33%, है ना। और इसमें डिवाइड बाय 4, एक s ऑर्बिटल है और p कितने हैं, 3, तो टोटल कितना हो गया, 4 100/4 यानी कि कितना हो गया, 25%। सिंपल सा काम है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना भाई। s प्लस p 100% का हिस्सा है, दोनों का बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन रहेगा तभी 100% होगा, है ना। तो चलो शेप देखते हैं मॉलिक्यूल्स किस किस तरीके से दिखते होंगे। तो देखो s कैसा है नेचर में, बल्कि है। p को चाहो तो और इलोंगेट कर सकते हो, p को थोड़ा सा और इलोंगेट कर देता हूँ थोड़ी और आसानी से, p को और इलोंगेट कर देते हैं। कोई ना, समझ में आएगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ देखो ये हो गया p और ये हो गया s। अब s जो है बल्कि है नेचर में, s कैसा है, बल्कि है, मतलब इसको जगह ज्यादा चाहिए। s को एरिया रिक्वायर्ड ज्यादा है, p को एलोंगेशन है। कंसिडर लाइक कि आपके पास फुटबॉल है, ठीक है, s क्या है, एक फुटबॉल है, स्फेरिकल मतलब फुटबॉल है। तो यार आपको अगर मैं 10 डंबल देता हूँ, क्योंकि ये डबल डंबल शेप का था, है ना, तो 10 अगर मैं आपको डंबल 10 अगर आपको मैं डंबल्स देता हूँ, जो वेट लिफ्टिंग वाले होते हैं, 10 अगर मैं डंबल्स देता हूँ नॉर्मल साइज के, ऐसा नहीं तुम अलग ही लेवल पे चल जाओ, नॉर्मल साइज के देता हूँ, तो आप अपने बैग में 10 डंबल कैरी कर सकते हो। बट अगर मैं फुटबॉल की बात करूंगा तो फुटबॉल कैरी नहीं कर पाओगे। उसका रीजन क्या है, फुटबॉल का साइज क्या है, बड़ा है। फुटबॉल का जो साइज है वो क्या है, बड़ा है। पी जो है यानी कि जो डंबल है वो दो जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, पी जो है दो जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, जबकि जो हमारा एस है वो ओवरऑल क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो वो सिंपल सी बात है, फुटबॉल को जगह क्या चाहिए होती है, ज्यादा चाहिए होती है एज कम्पेयर टू अ डंबल। आप चाहो तो एक कमरे में फुटबॉल जमाओ और उसी कमरे में डंबल जमाओ, पता चल जाएगा क्या होगा। सिंपल सी बात है, एक वॉल्यूम में आप डंबल जमाओगे और एक वॉल्यूम में आप अगर एस जमाओ फुटबॉल जमाओगे तो फुटबॉल कम आ पाएंगे, यानी कि फुटबॉल को एरिया के वॉल्यूम क्या चाहिए, ज्यादा। तो बेसिकली फुटबॉल का वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा, और पी को जगह कम क्या होता है, कम। पी की जो जगह क्या होती है, कम होती है। बनाते आते अपने पास ऑर्बिटल्स तो थे, तो एस पी, एस और पी, तो एस पी ऑर्बिटल में जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो क्या है, 50% है। जो एस कैरेक्टर है वो कितना है, 50% है, यानी कि एस के जैसे लक्षण उसमें ज्यादा होंगे। एस के जैसे लक्षण क्या होंगे उसमें ज्यादा होंगे, तो बोल सकता हूं वो कुछ ज्यादा बल्कि होगा, इस तरीके से बोल सकता हूं, इस तरीके का होगा, क्योंकि उसमें एस कैरेक्टर भी 50 है और पी भी 50 है, तो पी के हिसाब से वो लंबा हो गया और एस के हिसाब से वो मोटा हो गया। अब कंपैरिजन करोगे किसका, 33% का, 33% का,
अगर 33% का कंपैरिजन करोगे तो क्या होगा, अब इसमें एस कैरेक्टर कम हुआ तो पी कैरेक्टर बढ़ गया होगा, एस कैरेक्टर कम हुआ है तो पी कैरेक्टर बढ़ गया होगा, पी बढ़ेगा तो शेप एलोंगेटेड होता जाएगा। भाई पी एलोंगेटेड है, एस बल्की है, एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बल्की नेचर बढ़ेगा, पी कैरेक्टर बढ़ेगा तो एलोंगेटेड नेचर बढ़ेगा। तो यहां क्या होगा, यहां पर ये अब थोड़ा क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थोड़ा इस तरीके का हो जाएगा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा है ना। और इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ा और नीचे ले आता है। ओके, कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास, दिस इज योर एसपी है ना, और ये हमारे पास हो गया sp2। चलो अगला देखते हैं sp3, कलर ग्रीन ऑरेंज, ऑरेंज बाकी। अब लास्ट बचता है अपने पास sp3। तो sp3 में p का कैरेक्टर और ज्यादा बढ़ चुका है, sp3 में परसेंटेज p कैरेक्टर और बढ़ चुका है तो इलांगेटेड और ज्यादा हो जाएगा। तो फोटो दिखेगा कुछ इस तरीके का, और लंबा कर देंगे, बट प्योर पी से लंबा मत कर देना, बात समझ में आ रही है, पर प्योर पी से लंबा मत कर देना। क्यों, क्योंकि वो अगर प्योर पी होता तो उसके बराबर होता, या फिर प्योर एस होता तो उसके जैसा होता। ये जितने भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं ये इन दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये इन दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स के, मदर के भी कुछ होते हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स, और फादर के भी कुछ होते हैं, एग्जैक्टली मदर फादर जैसे कोई नहीं होते। तो हमें भी क्या, इसमें भी क्या है, कुछ कैरेक्टर्स है भाई, इधर भी क्या है, कुछ आपके पास कैरेक्टर्स हैं। जो मैंने एक चीज गलती कर दी, यहाँ पर इसको सही कर लेना, ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ये थोड़ा पतला हो जाएगा, ठीक। तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, और ये हो जाएगा आपका sp3 ऑर्बिटल, sp3 ऑर्बिटल। न्यूक्लियस किधर है हमारा, न्यूक्लियस है हमारा यहाँ पर, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है। तो हम लोग यहां से कंपेयर कर रहे हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर के बेसिस पर, हम कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कंपेयर करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेसिकली इसके लिए ही बताया मैंने ये सब, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करने वाले हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे कंपेयर करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले तो होती क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, है ना, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। किसी भी कोवेलेंट में टेंडेंसी क्या, अट्रैक्ट करने की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से अगर मैं देखता हूं, बेसिकली अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखता हूं तो न्यूक्लियस के पास में S है सबसे ज्यादा, फिर sp, sp2, sp3 और लास्ट हमारा p। तो एक चीज बताओ, न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा अट्रैक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा, न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा अट्रैक्शन भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। मानते हो ये बात, न्यूक्लियस से जितना पास इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन। न्यूक्लियस के सबसे पास में S है और P है। हम sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात नहीं करेंगे, हम करेंगे sp, sp2 और sp3। तो क्या ऑर्डर हो जाएगा जल्दी बताओ, सामने मैंने लिख दिया, सब कुछ बता दिया। जो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास होगा उसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा, क्योंकि उसी के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे पास होंगे। देखो sp के यहाँ होंगे, sp2 के यहाँ होंगे, sp3 के यहाँ होंगे, sp3 के किसमें सबसे दूर, तो अट्रैक्शन भी सबसे कम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आएगा sp, फिर sp2 और फिर sp3। अब लोगों को एक डाउट आता है कि सर फिर वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर होता है फिर वो पढ़ाते ही क्यों है, हाइब्रिडाइजेशन से ही निकालनी है। तो बेसिकली इसको बोल सकते हैं फॉर सेम एटम, एटम सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर एटम डिफरेंट होगा तो फिर हमारा जो नॉर्मल तरीका है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उसी से देखेंगे। तो
एटम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जो एटम है वो क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए, तभी अपन फंडा लगा सकते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है CH3, फिर आता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और फिर आता है हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक, बोला है कंपेयर करो, क्या बोला है, कंपेयर करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। आपको कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करनी है कि किसके केस में कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और किसके केस में सबसे कम। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालो और आंसर पाओ, क्योंकि देखो कार्बन एटम तीनों जगह क्या है, सेम है। कार्बन एटम तीनों जगह क्या है, सेम है। तो हमारे पास फंडा क्या बचता है, आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। तो अगर यहां देखोगे तो मैंने तो स्ट्रक्चर ही बना के दे दिया। अगर आप यहां देखते हो तो एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, बाकी के तो पाई है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp, इसकी आती है sp2 और इसकी आ जाती है sp3। ऑर्डर बना लोगे आप, ऑर्डर क्या हो जाएगा, C ग्रेटर देन C, बड़ा हो जाए भाई, C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन E। कैसे, हाइब्रिडाइजेशन निकाल ली और कंपेयर कर लिया। जो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। एस और पी का कोई ताल्लुकात नहीं, वो तो एक रेफरेंस के लिए बनाया था मैंने कि कुछ इन दोनों के बीच में लाई करेंगे। ठीक है, ना तो प्योर एस होगा ना प्योर पी होगा, तो बीच में लाई करेंगे, तो पी के भी बीच में और एस के भी बीच में। ओके, बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब अगले टॉपिक पे, दैट इज योर बेंट्स रूल। बेंट्स रूल क्या कहता है, जैसे हमारे पास है, एग्जांपल लेता हूँ उससे समझेंगे। अगर सपोज करो हमारे पास है PCl2F3, अपने पास है ये PCl2F3। तो मैंने बोला इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो और इसकी शेप बताओ, और हेलोजन कहाँ आएंगे, मतलब जो भी होगा बताना। तो मेरे को पता है कि यार ये सिमिलर टू PCl5 है, ये सिमिलर टू PCl5 है, या फिर आप आसानी से निकाल सकते हो। फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, पांचों के पांचों कहाँ चले गए, बॉन्ड बनाने, क्योंकि सराउंडिंग में एटम भी कितने, 5। तो फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, पांचों के पांचों, सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3d। सही, क्या आ जाएगी, sp3d। बनाते हैं फिर शेप। तो p हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है, अब देखो, अब अपने पास है Cl2 और F3, तो जमा देते हैं। तो फ्लोरीन आ जाएगा इधर, है ना, और क्लोरीन आ जाएगा। सिमेट्रिसिटी, 3 फ्लोरीन थे तो 3 इधर ही जगह थी, और क्लोरीन थे तो ऊपर नीचे लगा दिया, है ना। सिंपल नहीं, ये ऐसा सिंपल भी ये गलत है, बेसिकली ये गलत है। इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर आएगा, जो सही वाला, वो आएगा ये, फ्लोरीन इधर, फ्लोरीन इधर, क्लोरीन इधर, क्लोरीन इधर, और एक फ्लोरीन इधर। एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ इसका इस तरीके का दिखेगा। अब आप बोलोगे सर कैसे, सिमेट्रिसिटी से नहीं देखेंगे क्या, नहीं, सिमेट्रिसिटी काम नहीं करती है यहाँ पर कुछ और काम करता है, जिसको बोला गया है बेंट्स रूल। अब अगर आपने लोन पेयर याद है, अगर आपको लोन पेयर लगाया था VSEPR के अकॉर्डिंग, वैलेंस शेल थ्योरी के अकॉर्डिंग, अगर हमने लोन पेयर लगाया था तो यहाँ लगाया था, यहाँ क्यों नहीं लगाया था अभी समझाता हूँ। ठीक, चलो समझते हैं कुछ बातें। बेंट्स रूल के हिसाब से आता है हमारे पास पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट है वो देखो, जो पहला पॉइंट है बेंट्स रूल के हिसाब से वो देखो, और इसको मार दो, सही वो है गलत। तो बेंट्स रूल ने क्या कहा, मान लो हमारे पास है एक स्पीशीज, एक मान लो एटम है हमारे पास A, ठीक, इसके पास एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में तो क्या है,
लोन पेयर है, और जो हमारा दूसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जो जो क्या कर रहा है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। कोई भी जनरल चल रही है बात, ठीक है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब सॉरी बॉन्डिंग में नहीं, बॉन्ड बनाने में, ठीक है, जिससे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। इस तरीके का कुछ केस है, इस तरीके का कुछ केस है। अब अपन समझते हैं इस इलेक्ट्रॉन पर या फिर इस इलेक्ट्रॉन पेयर पर कितने जनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, कितने न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन पेयर पर कितने न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। तो देखा जाए तो एक न्यूक्लियस तो ये रहा, है ना, और एक न्यूक्लियस यहाँ पर। तो इस पे कितने न्यूक्लियस काम कर रहे हैं, 2 न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, 2 न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहे हैं इस वाले इलेक्ट्रॉन पेयर पर। सही। अगर मैं इसकी पूछूं तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर पर, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी है और 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, अगर इस इलेक्ट्रॉन पेयर की पूछूं तो कितने न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, सिर्फ इसी का। इसका तो करेगा नहीं, इसका तो लेना देना ही नहीं है इससे, इसका तो करेगा नहीं, सिर्फ इसी का कर रहा है, यानी कि 1 न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, 1 न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहने का क्या मतलब है, यहां पर 1 न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहां 2 न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो किधर समस्या ज्यादा आएगी कंट्रोल करने में, सोचो और बताओ। हाँ, सोच लिया किधर ज्यादा दिक्कत आएगी न्यूक्लियस को कंट्रोल करने में। यहाँ तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन पर 2 न्यूक्लियस काम कर रहे हैं, जबकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पर एक ही न्यूक्लियस काम कर रहे हैं। कहाँ समस्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का खेल नहीं है फिलहाल, न्यूक्लियस की बात है। 2 न्यूक्लियस पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 न्यूक्लियस पर 2 इलेक्ट्रॉन्स। किसको समस्या आएगी, इसको समस्या आएगी। क्या आएगी, समस्या आएगी। अच्छा, समस्या आएगी तो अब समस्या का समाधान भी करना पड़ेगा, है ना। समस्या आएगी तो समस्या का समाधान भी करना पड़ेगा। क्या समाधान कर सकता है ये, क्या करेगा, इसको करना समाधान, ए वाले एटम को, बेसिकली इस ए एटम को समाधान करना है कि क्या समाधान करूं कि यहाँ पर यार दिक्कतें कम हो जाए, यहाँ पर दिक्कतें कम हो जाए। न्यूक्लियस ला नहीं सकता दूसरा, ये एक और न्यूक्लियस ले आऊं, चार्ज का कोई खेल नहीं हो सकता, है ना, और कुछ कर भी नहीं सकता, तो क्या करेगा। देखो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्शन। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, बट इसके रिपल्शन को 2 न्यूक्लियस कंपनसेट कर रहे हैं, इसके रिपल्शन को 1 न्यूक्लियस कंपनसेट कर रहे हैं। रिपल्शन कैसे कम हो सकता है बताओ, रिपल्शन कैसे कम हो सकता है। रिपल्शन कम करने का क्या तरीका है, रिपल्शन कम करने का तरीका है जगह मिल जाए ज्यादा। रिपल्शन कम करने का तरीका क्या है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स थोड़े दूर दूर हो जाए। दोनों इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर जाएंगे कैसे, साइज बड़ा कर दो। क्या कर दो आप, इस ऑर्बिटल का साइज बड़ा कर दो। तो बेसिकली अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये भी क्या है, एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, HO लिख रहा हूं मैं, है ना, और ये भी क्या है, एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। दोनों क्या है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। अब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ क्या कर सकते हैं हम लोग, या तो इसका साइज बढ़ा दूं, इसका क्या कर दूं मैं, साइज बढ़ा दूं। साइज बढ़ाने का मतलब क्या है, साइज बढ़ाने का मतलब से क्या होगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगी, दूरी बढ़ जाएगी। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगी, दूरी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अगर दूरी बढ़ गई, क्या इलेक्ट्रॉन्स के बीच में दूरी बढ़ गई तो रिपल्शन थोड़ा कम हो जाएगा और इस न्यूक्लियस को थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा, सहारा मिल जाएगा। तब इसका साइज कैसे बढ़ा सकता है, साइज का अपन फंडा देखेंगे। देखो जगह किसमें ज्यादा थी, अब मैंने बात बोली थी ना कि जगह ज्यादा कौन लेता है, वही वाली बात आई है। ऑक्यूपाई कौन करता है ज्यादा जगह, जगह ज्यादा कौन ऑक्यूपाई करता है, हाँ, एस ऑर्बिटल जगह ज्यादा ऑक्यूपाई करता है और पी ऑर्बिटल थोड़ा इलॉन्गेटेड होता है।
वॉल्यूम किसको ज्यादा चाहिए? वॉल्यूम चाहिए हमारे एस ऑर्बिटल को। वॉल्यूम क्या चाहिए? एस ऑर्बिटल को ज्यादा चाहिए, ज्यादा जगह चाहिए। हमें पता है कि यार ये एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, हमें पता है कि ये क्या है? एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। क्या है? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। यहां पर एक और कंपैरिजन करना था, वो भी करते हैं। ये क्या है? एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ना? तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है यानी कि एस भी होगा और पी भी होगा। क्या होगा? एस भी होगा और पी भी होगा। बेसिकली जगह बढ़ानी है, इसके अंदर क्या कर दूं मैं? परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज कर दूं तो जगह बढ़ जाएगी। परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर बढ़ा दिया तो जगह बढ़ जाएगी ना, या नहीं बढ़ेगी? साइज, वॉल्यूम के हिसाब से सोचो। जगह बढ़ाने के लिए क्या करना है हमें? परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा देना है। तो ये कुछ इस तरीके का हो गया। हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं कर रहे हम लोग, बात समझना। हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हो सकती क्योंकि वो तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पे काम करती है, वो तो सिग्मा बॉन्ड पे काम करती है। हाइब्रिडाइजेशन तो सिग्मा और लोन पेयर पे काम करती है। हम हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं कर रहे, हम हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है, यानी कि जो ये 33% है, इसको हम बढ़ाने की सोच रहे हैं। 33 की जगह हम क्या करते हैं? इसको 40 करते हैं। और 40 कैसे होगा? अब देखो, आपके पास S प्लस P प्लस P, तो ये आपके पास है 33.33। एग्जाम्पल लेना अपनी, ये भी है 33.33 और ये भी है 33.33। अब मैंने कहा इसको 40 करना है। मैंने कहा नई वैल्यूज जो है मेरे को इसको 40 करना है। 40 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों से मांगना भी तो पड़ेगा भाई। सम तो मुझे 100 ही रखना है, बात समझ आ रही है? जो सम है वो तो 100 ही रखना है और मैं अलग से ला भी नहीं सकता हूँ, यहीं से कुछ बढ़ाना घटाना है। बेसिकली हम लोग समझ सकते हैं कि अगर एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो पी कैरेक्टर क्या होगा? ऑटोमेटिक कम। क्यों होगा कम? क्योंकि हमें यहीं से बढ़ाना घटाना है। अब न्यूक्लियस या जो एटम है वो कहीं से परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा या घटा नहीं सकता है, कहीं से मांग के नहीं ला सकता है। वो मांगेगा कहां से? दूसरी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से। क्या करेगा? दूसरी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से मांगेगा। तो देखो यहां पर अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज हुआ, और क्यों हुआ इंक्रीज? क्योंकि लोन पेयर को जगह ज्यादा चाहिए होती है। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर यहां पर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। दूसरी वाली हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और बोल सकते हो उल्टा भी चल सकते हैं, यहाँ परसेंटेज पी कैरेक्टर क्या हो गया? कम। तो यहाँ पर परसेंटेज पी कैरेक्टर, इधर मत लिखो इसको, इधर क्या हो जाएगा? परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो जाएगा क्योंकि मांगा है ना भाई, क्योंकि मांगा है। इधर बढ़ाया है तो इधर से घटाना पड़ेगा, अगर इधर बढ़ाया तो इधर से घटाना पड़ेगा। बट यहाँ पर परसेंटेज पी कैरेक्टर उल्टा। तो एस और पी दोनों एक दूसरे के क्या चलते हैं? इनवर्स। यानी कि एस बढ़ेगा तो पी कम होगा, पी बढ़ेगा तो एस कम होगा। आपने क्या करा? आपने इस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? लोन पेयर को जगह ज्यादा चाहिए थी क्योंकि उसमें दिक्कत आ रही थी, एक न्यूक्लियस एक लोन पेयर को झेल नहीं पा रहा था, तो जगह ज्यादा चाहिए थी। जगह ज्यादा चाहिए थी तो उसने परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा लिया उस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, बिना हाइब्रिडाइजेशन में चेंज लाए। ये भी ध्यान रखना, बिना हाइब्रिडाइजेशन में चेंज लाए ऐसा काम किया गया। हमने यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं लाया है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगी। बस हमने क्या करा है, जो ये परसेंटेज लिखे हुए हैं इनके साथ फेरबदल कर दिए। 33 की जगह मैंने मान लो 40 कर दिया, बट वो 40 आएगा कहाँ से? किसी और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में से हमने उतना ही कम कर दिया, खींच लिया, किसी उतना ही क्या कर दिया? कम कर दिया। तो ओवरऑल देखा जाए तो कहानी कुछ ऐसी होती है। ठीक, इसको अपन और समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पर मुझे एक और डिस्कशन करना था। जैसे हम लोगों ने देखा था बॉन्ड एंगल, यहाँ पर हम लोग एक और चीज कंपेयर कर सकते हैं, बॉन्ड एंगल। अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं तो बॉन्ड एंगल किसके केस में सबसे ज्यादा होगा? एसपी के केस में। क्या होगा? एसपी के केस में बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। वो कितना होगा? 180, यहाँ होता है 120 और यहाँ होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो बॉन्ड एंगल सी के केस में ज्यादा, फिर बी के केस में, और फिर ए के केस। सी बी है, ये किसका ऑर्डर है? बॉन्ड एंगल का। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी ऑर्डर क्या है? सी बी। यानी कि हम लोग क्या कंफर्म कर सकते हैं यहां से कि परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर बढ़ता है, जो पॉइंट है मुद्दे का,
जो पॉइंट है यहाँ पर वो ये है, एज परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, बढ़ती है, और बॉन्ड एंगल भी क्या होता है, बढ़ता है। कंक्लूजन वाली बात ये है कि जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है और बॉन्ड एंगल भी बढ़ने लग जाता है। ठीक, तो आज का डिस्कशन यही तक रखते हैं और इसको समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। बेंड्स रूल को स्टेटमेंट लिखेंगे, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए। ओके, बाय।